कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे का है हम सुनील राय। स्वीकार करो हमारी दो ही हाथ जोड़े की राम राम। आज अपने स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विभाग से पधारे हैं पूर्व कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी, आशीष पटेल जी। पशु चिकित्सा विभाग से पधारे हैं डॉक्टर BK शर्मा जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत ही बहुत स्वागत है, नमस्कार। बिना देरी करें अपन बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो, आकाशवाणी स्वागत है। बिल्कुल सही भैया। ग्राम हिन्नौद राजघाट से जयराम जी सर। जयराम जी गंदर भैया, नवरात्रि की शुभकामनाएं सर। आपके लाने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार के लाने आकाशवाणी परिवार की तरफ से। बताओ गंदर भैया, हिन्नौद में क्या चल रहा है? हिन्नौद में सर अभी कटोई चल रही गेहूं की। अच्छा, पिसिया की कटोई चल रही। पानी तो नहीं गिरो आज? पानी गिरता सर रात में, तो आज बंद है कटोई, ज्यादा गिरता थोड़ा। अच्छा, तो थ्रेसर वगैरह तो काफी कच्चू हो गई हुई है? हाँ, थ्रेसर कच्चू तो हो गई है। तो अब समस्या कहाँ आ गई है? अब समस्या सर मूंग है। हाँ, उसमें सफेद कीड़े लग रहे हैं, सफेद 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 कीड़ा लग रहे हैं मूंग में। मूंग की फसल कितने दिन की हो गई? 15-20 दिन हो गए सर। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी ये समस्या को निदान करे देते कृषि विभाग से पधारे आशीष पटेल साहब। नमस्कार भाई साहब। जयराम जी सर। तो ये जो सफेद कीड़ा बता रहे हैं, रस चूस रहा है कि काट रहा है? काट रहे हैं तो को पत्ता छेदा से करते हैं। प्रोफेनोफास का यूज कर लो आप, तो आपके कीड़ों का निदान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपने हमारे फोन लगाओ धगंदर भैया, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपके लाने। जयराम जी भैया। जयराम जी सर। जयराम जी। ये बीच में एक और किसान भैया लाइन पे हैं, अपन इनसे बात करें लेते हैं। हेलो जयराम जी भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर हम ग्राम सिरकी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से दीपक पटेल बोल रहे हैं। दीपक भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अब बताओ आज अपन का समस्या लेके आए? जी सर, अपन मूंग बेने तो अपन रेत तो नहीं होगा। मूंग बेने, मूंग की बोनी कब तक कर सकते हैं? मूंग को बीज धरे हो घरे? हाँ सर, अपन को लेना भी किसान भी बता रखी थी। अच्छा, किस्म भी बता दे। मूंग की बोनी कब तक कर सकते हैं, जा भी जानकारी चाहने का है? जी जी सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी समस्या को निदान करें देते कृषि विभाग से पधारे आशीष पटेल जी। हाँ नमस्कार भैया। ये कह रहे हैं मूंग की बुआई आप अभी कर सकते हो, बाकी अब देर मत करना खेत तैयारी करके। रही बात किस्म की, तो जो PDM 139 सम्राट के नाम से आती है, वो अपने ज़िले में बहुत अच्छी सूट करती है और बहुत अच्छा उत्पादन है। तो आप PDM 139 से सिखा है, हम एक है, हम दो है, आज़ाद मूंग एक है ना, कुदरत कल्याणी है, और प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत वैरायटी है। तो आप देख लें जो आपको उचित लगे, या MH 1142 है, MH 421 है, इन वैरायटियों का बीज अगर आपको मिलता है तो आप खरीद लें। बस खरीदते समय ये ध्यान रखना कि पक्का बिल जरूर लें आप। पटेल साहब, बोनी कब तक करी जा सकती है? बोनी देखिए, मूंग की अधिकतम 10 अप्रैल, खींच तान के अगर थोड़ा बहुत है तो 15 अप्रैल, इसके बाद बोनी नहीं करना है। धन्यवाद भैया, आपने हमारे फोन लगाओ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ओके पहले सुनत है अपन बद्री प्रसाद खरे निरंकार को गाँव भाव जो देवी गीत। हर के चलिया बे मलिनिया, हर चलिया बे मलिनिया रे, हर चलिया बे मलिनिया रंग भरी हो माँ, चलिया बे मलिनिया रंग भरी हो माँ। अरे ठाणे रहियो रे, रहियो रे, रहियो रे, अरे ठाणे रहियो रे, मोरे भैरो दीवान हो राजा जी, चलिया बेरे मलिनिया रंग भरी हो माँ, चलिया बे मलिनिया रंग भरी हो माँ।
भरी हो माँ। एक पे आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। घोड़ला पे आवे रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। अरे हो राजा जी, हाँ हो राजा जी। डोला आवे रे मलिनिया रंग भरी हो माँ। ए डोला आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। कहाँ मिले मलिनिया रंग भरी हो माँ। कहाँ मिले मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे मलिनिया। मड़ियन मेले रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। अरे मड़ियन मेले रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। अरे बागन मेले मलिनिया, अरे बागन मेले मलिनिया रंग भरी हो माँ। ए चली आवे रे मलिनिया रंग भरी हो माँ। काजो ल्यावे रे ल्यावे रे ल्यावे रे। अरे काजो ल्यावे रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। कहा ल्यावे मलिनिया रंग भरी हो माँ। अरे कहा ल्यावे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे रे मलिनिया। अरे नरियल ल्यावे रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। अरे नरियल, हाँ नरियल ल्यावे रे मोरे भैरों दीवान हो राजा जी। ध्वज ल्यावे मलिनिया, अरे ध्वज ल्यावे मलिनिया रंग भरी हो माँ। ए चली आवे रे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे रे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे रे मलिनिया रंग भरी हो माँ। चली आवे मलिनिया रंग भरी हो माँ। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही भैया। कार्यक्रम को नाम आपने बता दो, अपनो शुभ नाम और बताते। सर लक्ष्मण सिंह बात कर रहे थे। लक्ष्मण सिंह बोतराई से। जी जी। हाँ, लक्ष्मण भैया बहुत ही बहुत स्वागत है। सर क्वेश्चन जो है नरवायु प्रबंधन से अपन का लाभ है की जानकारी दे। बिल्कुल ठीक है।
आज अपने इतने पूर्व कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी पधारे हैं। नरवाई के प्रबंधन से अपन को का लाभ मिल सकत है, बताएं देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, और ये समसामयिक भी है। तो 2-3 तरह से कर सकते हैं। इसमें रोटावेटर भी चलाया जा सकता है। अभी जहाँ जहाँ पानी गिर गया है कि आप जुताई करके उसको मिला दें, या फिर इसके साथ साथ आप एक काम और से कर सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर अभी बढ़ेगा 3-4 दिन बाद, तो उसमें आप गहरी जुताई करें। उससे क्या होगा, नरवाई मिक्स हो जाएगी और जब भी पानी गिरेगा तो उसमें सड़के और वो खाद बन जाएगा। और दूसरा फ़ायदा गहरी जुताई से ये होगा कि जो भी कीड़े उसमें पड़े हुए हैं, जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऊपर आ जाएंगे और टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो समाप्त हो जाएंगे और आपका फफूंद भी उससे समाप्त होता है। दूसरा जो ढेले बनते हैं सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा टेम्परेचर होने से वो भी टूटते हैं। पानी भी उसमें गहराई में बहुत अच्छे से जाता है। जब भी हम गहराई जुताई करते हैं, कई तरह से आप इसमें वो कर सकते हैं कि या तो खाद भी बन सकता है खेत में, आप उसको काट करके भूसा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी गहरे जुताई के साथ मिला करके वो अच्छी तरह से उसमें अपन को खाद भी अगले सीजन के लिए, खरीफ के लिए प्राप्त हो सकता है। उसमें आग नहीं लगाना, ठीक है ना। आग लगाने से कई नुकसान है। उसमें जो है आपका मिट्टी, ऊपर की मिट्टी जो है वो जल जाती है, इससे उपजाऊपन उसका ख़त्म होता है। दूसरे जो हमारे कीड़े हैं जो फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी मरते हैं। और जानवरों को चरने का भूसा भी जो आजकल गर्मियों में छोड़ दिए जाते हैं, उनको वो चरने का एक साधन है रह जाता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आप जो है इसमें आप आग मत लगाएं। लक्ष्मण भैया हमारे जागरूक श्रोता हैं विश्वकर्मा जी, और नरवाई प्रबंधन से कैसे कैसे लाभ मिल सकते हैं आप समझ गए हुए लक्ष्मण भैया, और आपने हमारे तक फोन लगा, आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी भैया। हेलो। हाँ सर। जयराम जी भैया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर। अपनो शुभ नाम बताते भैया। हमारा नाम है कामता प्रसाद दुबे धवोली से। बिल्कुल कामता भैया। हाँ। आज बताओ कौन सी समस्या अपने सामने आन ठाड़ी है। तो गऊ के लाना जैसे दूध कैसे बढ़ जाए। हाँ, दूध कैसे बढ़ जाए, है ना। हाँ हाँ हाँ। कामता भैया बहुत ही उम्दा प्रश्न रखो है आपने, और आज अपने ते बहुत समय बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे हैं। आपकी ये समस्या को बिल्कुल सटीक निदान करें देते हैं। हाँ ठीक है सर। जी कामता जी नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस समय फसल आई हुई है और सभी लोग इस तरफ तो बहुत ध्यान देते हैं कि अगले साल हम बोनी के लिए बीज कैसे रख लें, भंडारण कैसे करें, लेकिन पशुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यही एक कारण है कि हम डेयरी के क्षेत्र में बहुत पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा, कुछ देर बाद, कि अपना गोवर्धन की जो एक स्कीम मोदी सरकार ने प्रारंभ की है, बहुत ही अच्छी सार्थक पहल है। भारत की उन्नति में बहुत ही अच्छा कदम है ये। दूसरी बात यह है कि अभी हम आपसे जो बात कर रहे थे कि जो फसल आई है उसको जब आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेडिंग में आपको बाजार मूल्य तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं आप अपने अनाज का और रख रहे हैं, लेकिन एक वर्ष के लिए आपके यहाँ जितने भी पशु हैं उनके हिसाब से आपको कितना अनाज रखना है, कितना दाना तैयार करना है, यदि आप ग्रेडिंग करके अभी रख लेंगे तो वो बाजार से बहुत सस्ता पड़ता है। मैं कहता हूँ यदि आप घर पे ही दाना बनाएं तो बाजार से काफ़ी सस्ता है। किसान भाई पशुपालक ये करते हैं कि घर की जो फसल है उसका पूरा अनाज बाजार में बेच देते हैं और फिर बाजार से पशुओं के लिए दाना खरीद के लाते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। यदि आप घर पे तैयार करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके पास गेहूं की फसल है, चना है और सोयाबीन है, इन तीनों फसलों में अगर आप ग्रेडिंग करके रखते हैं तो आपको 1 कुंटल दाने के लिए 80 किलो गेहूं, 10 किलो चना और 10 किलो सोयाबीन कि जब फसल आपकी नई आई है तो आप जैसे ही उसको अनाज के लिए ग्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इन 3 फसलों में जब आप ग्रेडिंग करके ये चीज़ बचाएंगे, जैसे गेहूं की आपने ग्रेडिंग की तो 1 कुंटल दाना तैयार करने के लिए आप गेहूं की जो छनाई होती है उसका आप बीज के लिए भी रख लीजिए, बाजार में बेचने के लिए रख लीजिए, और जो अवशिष्ट बाकी जो छोटा वाला गेहूं बचता है वो आप उससे आप
अनाज तैयार करें, पशुओं के लिए दाना तैयार करेंगे। जैसे कि आपने गेहूं की ग्रेडिंग की, तो 1 कुंटल बनाने के लिए आपको 80 किलो गेहूं, जो छना हुआ छोटा पार्ट था, वो आप रख लीजिए, और उसमें 10 किलो चना ग्रेडिंग करके जो छोटा वाला पार्ट है वो रख लीजिए, और 10 किलो सोयाबीन रख लीजिए। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं आप सभी से कि यदि आपने 80 किलो गेहूं, 10 किलो चना और 10 किलो सोयाबीन को मिक्स करके और मोटा दलिया पिसवा लिया, और इसमें आपने 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक मिला लिया, तो ये किसी भी कीमत पे इससे अच्छा दाना बाजार में नहीं मिलने वाला। लेकिन आप इसको बेच के और फिर बाजार से खरीदते हैं, ना तो पशु दुग्ध उत्पादन पे आता है, आप अपनी अच्छी चीज बाजार में बेच रहे हैं और खराब चीज कीमत ज्यादा देकर लेके आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पशु के अनुसार आपको इसको, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसके अनुसार अगर आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो निश्चित मान के चलिए आपका बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, और इतना शुद्ध जो आप खुद अपने हाथ से बना रहे हैं ये बाजार में नहीं मिलने वाला। ठीक है कामता भैया। एक चीज और मैं अब आपको बताना चाहूंगा, इस समय 7 तारीख तक पशुपालन विभाग की एक नई स्कीम आई हुई है। तो उसमें क्या है कि आप, अगर आपका पशु देसी और भारतीय नस्ल उन्नत नस्ल की गाय है और जो 5-6 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है, वो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके आज कल में ही आवेदन कर दें। पशु चिकित्सक आपके घर पहुंचेंगे, 3 टाइम का दुग्ध उत्पादन देखेंगे, मिल्क लेट डाउन कराएंगे, सामने अपने गाय लगवाएंगे। यदि आपकी गाय प्रथम द्वितीय, जो पहले चलती थी एक गोपाल पुरस्कार योजना, उसमें आपको पशु को एक जगह ले जाना पड़ता था। इस बार की योजना में पशु को कहीं नहीं ले जाना है, आपके घर पर ही पशु चिकित्सक आएंगे, गाय को लगा के देखेंगे। यदि उस क्षेत्र में, विकास खंड में आपकी गाय प्रथम आती है तो वो पुरस्कृत होगी। उसी के डाटा के आधार पर जिले और राज्य की प्रतियोगिता के निर्णय लिए जाएंगे। बहुत ही उम्दा जानकारी मिल गई अपने लाने। आपने हमारे पे फोन लगा, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद जयराम जी भैया। ये बीच में एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान चाहते, अपन इनसे सोई बात करने लिए थे। हेलो, अब बताओ अपना शुभ नाम बताओ। कुल्ल से अनिरुद्ध बोल रहे सर। कुल्ल से अनिरुद्ध लोधी। अनिरुद्ध लोधी। कुल्ल जो बहरोल रोड पे कहाँ नो? हाँ। कुल्ल तो अपना डूब में आ रहा हो ना? हाँ डूब में आ रहा हूँ। अब बताओ समस्या का कहानी अनिरुद्ध भैया? सर भटा में इल्ली लग रही। भटा में इल्ली लग रही है? हाँ। तो आपकी समस्या को झट्टे ही निदान करें देते हैं। कृषि विभाग से पधारे आशीष पटेल साहब। हेलो जी सर। हाँ, कितने दिन हो गए भटा लगाए हुए आप? सर 20 दिन हो गए। अभी पौध लगाई है माने 20 दिन पहले? हाँ। तो अबे फूल वूल तो आओ नहीं हुई है? नहीं। और दवाई वगैरह डाली है वे कि नहीं डाली? अभी नहीं डाली सर। चलो तो एक काम करो, तुम प्रोफेनोफास है या इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका स्प्रे कर दो तो। और काटवे वाले कीड़ा है कि रस चूसवे वाले? सर वे काटवे वाले। काटवे वाले हैं तो आप इमामेक्टिन या प्रोफेनोफास का यूज कर सकते हो। ठीक है? जी सर। ठीक है अनिरुद्ध भैया। जी सर। जयराम जी भैया। जयराम जी सर। हेलो, सागर आकाशवाणी। आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान भाई। बिल्कुल सही। और आपको शुभ नाम? हमारा चरण अहरवार चितौरा से बोल रहे हैं। चरण अहरवार चितौरा, जहाँ सब्जी भारी लगत है। हाँ हाँ, ये तुलसी है, तुलसी नहीं हो रही है, सूख रही है। तुलसी सूख रही है? हाँ हाँ। चलो आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं आशीष पटेल साहब। गमला में लगाए कि आंगन में, माने जमीन में? तुलसाने में लगा, वो सूख रहा है। अच्छा, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ बीच में ऐसा देखने को आ रहा है कि एकदम पत्ती झड़ जाती हैं और सिर्फ डंठल बचता है। तो एक काम करो, तुमको उसका सीधा उपाय ये है कि आप नया पौधा लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी है, उसमें कोई दवाई अपन रिकमेंडेशन देते नहीं है क्योंकि पूजनीय है, तो आपको नया पौधा लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर। हेलो। हेलो जयराम जी भैया। जी जयराम जी साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। जी सर, मैं ग्राम गौर हमारे तहसील देवरी जिला सागर से विपिन कटारे बात कर रहे सर। मूल प्रश्न बताते, आप क्या समस्या लेके आए हो आप? जी सर, पशुओं से जुड़ी सर ये समस्या जानना चाहे सर कि गर्मियों के मौसम में देखा जाता है सर कि जो खजरी परजीवी होते हैं सर, इनकी समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है सर। तो इसके लिए और सर एक और था कि भैंसों की झड़ जाते हैं, कोई का कलर भी लाल सा होने लगता है, गर्मियों में किस कारण से होते हैं सर? ये दो ही सवाल थे मेरे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न रखे हैं आपने
कि एक परजीवी की समस्या गर्मी में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं और दूसरी भैंसों के बाल लाल हो रहे, कछु खास जगह पिठार पे होते हैं, बड़ेरा पे लाल होते हैं। सर बाल झड़ जाते हैं और भैंस की जो त्वचा है सर वो लाल दिखने लगती है। 100% आराम कहनो क्यों नहीं जाने। डॉक्टर BK शर्मा जी आपकी ये समस्या को पूरा के पूरा निदान दे रहे हैं। देखिए सर, भैया, नमस्कार। जो मिनरल मिक्सचर में हम जिंक की बात करते हैं जब, तो जिंक की कमी से ऐसा होता है। और जो पशु ज्यादातर छाया में बंधे रहते हैं, देखिए भैंस को क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि उसकी खाल काली होती है। तो पशु या तो पानी में लोरना पसंद करता है या फिर शेड के अंदर। जब उसकी स्किन पर धूप नहीं पड़ती तब उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सुबह सुबह की धूप तो उचित रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो दोपहर की धूप है बहुत ही नुकसानदायक है। गर्मियों का मौसम आ गया है, हमें पूरी तैयारी के साथ डेयरी में काम करना पड़ेगा। देखिए हम क्या है, बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए हैं। ये स्पष्ट इसलिए कहना पड़ रहा है कि सबके घरों में कूलर, पंखे, AC की पूरी तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बाजार सजा हुआ है, लेकिन पशुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं अभी जाता हूँ पशुशाला में, खड़ा होना मुश्किल है। मैं ये मानता हूँ कि वो पशुपालक सही पशुपालन कर रहा है जो पूरी दोपहरी कुर्सी डाल के पशुशाला में यदि बैठ सके। क्या बैठ पाएंगे आप? इतने नीचे छत है उसकी, चद्दर लगे हुए हैं, पशु बंधा है, अपने को थोड़ी पशुशाला में बैठना है। आप बैठ भी नहीं पाएंगे। मैं इलाज के दौरान नहीं खड़ा हो पा रहा था, तो पशु कैसे मतलब आपका दुग्ध उत्पादन पे आएगा? आप सोचिए, इतनी गर्मी में आप HF जर्सी बांधे हैं, क्रॉस ब्रीड बांधे हैं, तो पशु का जो शेड है गर्मियों में जो आपकी व्यवस्था है, मैं आपको बताऊं 15 फीट से कम हाइट नहीं होना चाहिए और ऊपर कम से कम 2-2 फीट चारों तरफ से खुला होना चाहिए, जिससे हवा का प्रवाह बराबर बना रहे। दूसरी एक बहुत सोचने वाली बात है, 90% बुंदेलखंड की डेयरी में पशुशाला में सीलिंग फैन लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। आप गुजरात में चले जाओ, किसी पशुशाला में कभी भी सीलिंग फैन मिलेगा ही नहीं, एग्जॉस्ट फैन मिलेगा, साइड से पंखा चलता मिलेगा, जिससे कि उनको ठंडी हवा जाए। तो आपको क्या करना है, एक तो छत को ऊंचा कर देना है। यदि चद्दर की है, सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं। मैं दावा करता हूं डेयरी कभी भी मतलब नुकसान का धंधा नहीं हो सकती जब तक हम गलती ना करें। हर धंधा नुकसान में जा सकता है, ये मेरा दावा है। हर धंधा कितना ही ज्ञान लगा लो नुकसान में चला जाए, लेकिन डेयरी कभी नहीं जाएगी, चाहे गाय दूध दे या ना दे। आप गोबर से ही धनवान बन जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, देखिए आपके पास गोबर भी है, आप चाहें तो कंडे नीचे तो आप कंडे बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास चद्दर है तो आप चद्दर पे नेट, मुर्गा जाली डाल के अगर वही जो कंडे हैं वो अपन ने जो टीन की चद्दर का सेट था पशुशाला का, उस पर अगर सही से जमा दिए जाएं और ऊपर से नेट बांध दी जाए तो वो गर्म नहीं होगी। व्यवस्थाएं सब आप पशुपालक के पास सारी व्यवस्था है, जितनी भी मैनेजमेंट का मालिक होता है, लेकिन बस वो जानता नहीं है और करता नहीं है। हरी पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, कैसे भी आप बचा सकते हैं, सेट बड़ा कर लो। उसके बाद आपको कूलर लगा सकते हैं या आप एग्जॉस्ट फैन चलाएं, पंखे ना चलाएं। दूसरी बात यह है कि पशु को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं, क्योंकि गर्मियों में सिर्फ हमें प्यास नहीं लगती, हम तो कोल्ड ड्रिंक, जूस, दुनिया भर की चीजें मार्केट में, आइसक्रीम, हमारी मनुष्य की व्यवस्थाएं इतनी बाजार भरा पड़ा है, लेकिन पशुओं के लिए आपको कोई नहीं सोच रहा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पशुपालन में गर्मियों में दुग्ध उत्पादन कम नहीं होगा। आप मिनरल मिक्सचर दीजिए, उचित समय पे पशु को अंदर बांध लीजिए, दोपहर में पशु को बाहर ना छोड़ें। दूसरा, गुड़ खिलाने का तरीका बदल दें। गुड़ का कैसे खिलाना है आपको, लोग जो साबुत गुड़ खिलाते थे, गुड़ में लड्डू बनाते थे, वो ऐसा ना खिलाएं। आपको 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो आपकी भैंस पानी पीती है, 2 बाल्टी पानी पिलाइए। पहली बाल्टी नॉर्मल, दूसरी बाल्टी में आप 200 ग्राम गुड़ घोल देंगे तो ये गन्ने का जूस बन गया। हम तो बहुत पी लेते हैं चौराहे पे खड़े हो गए, लेकिन हम पशुओं को नहीं पिलाते। इतनी बढ़िया एनर्जी मिलेगी और बहुत कूलिंग पावर रहेगा इससे, और पशु का दुग्ध उत्पादन घटेगा नहीं। गर्मियों में गुड़ को घोल कर पानी में पिलाएं, तो जैसे पशु 2 बाल्टी पानी पी गया था, तीसरी बाल्टी में आपने गुड़ घोला तो टेस्ट बदल जाएगा, वो तीसरी बाल्टी भी पी लेगा। दिन में 3 बार पानी पिलाएं, 4 बार पानी पिलाएं, ठंडे समय में पानी पिलाएं। दोपहर में चरने ना डालें गर्मी के समय पे। जो ठंडा मौसम है उसमें आप पशु को चरने को रखेंगे तो बहुत अच्छे से चरेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें। बाजू में हम बोरा लगा सकते हैं, फट्टे लगा सकते हैं, उस पर स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं। देखिए किसान के पास बाजार से कुछ नहीं लेना, स्प्रिंकलर उसके पास होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसके पास होता है। सारा दिमाग यदि थोड़ी सी पशुशाला में लगा दो तो वही चीज जो आपके पास उपलब्ध साधन है उन्हीं से आप बहुत अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सर, इनका एक प्रश्न और था कि परजीवी गर्मियों में बहुत पनपते हैं, इनको निदान? जी हाँ, ये मौसम परजीवी के लिए है। जब भी मौसम बदलता है, गर्मी हो
बरसात की शुरुआत हो या सर्दी की शुरुआत हो, वर्ष में 3 बार अपने सभी पशुओं को एक दवा आती है जिसका अंदर कंटेंट जो होता है वो है आइवरमेक्टिन। 100 mg, 100 mg की और 120 mg की यदि आपने एक एक गोली बड़े पशु को जिसका वजन 300 से 400 किलो है, यदि आपने शाम के टाइम कम चरा कर ये दे दिया तो 3 दिन में सारे परजीवी उसके शरीर से निकल जाएंगे। दूसरा यह है कि जो आप लोग भंडारण करते हैं, भूसे का चारे का भंडारण, वो पशुशाला से बहुत सटा के करते हैं, तो वहां पर ये परजीवी का साइकिल समझना होगा। हम बुंदेलखंड में या सभी जगह की बात करें तो पशुपालक क्या करता है, परजीवी कहां मारता है, पशु के शरीर के ऊपर केमिकल डालता है, दवाई देता है पशु को, लेकिन मारना कहां चाहिए, जहां वो अंडे दे रहा है। उससे क्या होगा, पशु को नुकसान नहीं होगा। दरारों में इसके अंडे होते हैं, एक किल्ली जो एक बार अंडे देती है उससे 200 किल्लियां तैयार, 200 अंडे सिंगल एक लेइंग में 200 एग्स निकलते हैं। तो अगर हम दरारों में स्प्रे कर देंगे साइपरमेथ्रिन का और आपका और भी मार्केट में दवाई कीटनाशक उपलब्ध हैं, तो उसमें अगर हमने मात्रा ज़्यादा भी कर दी तो हम नुकसानदायी नहीं है। और अपना जो भंडारण है वो पशुशाला से दूर बनाएं। फिर यदि इसके बाद भी पशुओं पर हैं तो मैंने आपको दवाई बताई है, बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी उपलब्ध है, 1 ml इंजेक्शन 50 किलो शरीर भार के अनुसार त्वचा में लगाना है। जितना शरीर भार है उसके हिसाब से आप लगवा दीजिए तो आप 2-3 महीने के लिए फ्री हो जाएंगे। इसका साबुन भी उपलब्ध है, इसका लिक्विड भी उपलब्ध है, इसकी बोलस भी उपलब्ध है। किसी भी विधि से आप इनको आप दे सकते हैं। और परजीवी वाकई में ये सीधे अगर आपके पशुओं पे देखेंगे तो 200 से लेके 400-500 परजीवी हैं, वो सीधा ब्लड सक कर रहे हैं, खून। मतलब आप जो खिला रहे हो पशु को बहुत जल्दी एनीमिक को बहुत सारी बीमारियों का ये ट्रांसफर भी करते हैं एक पशु से दूसरे पशु में, तो इसका निदान करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पशुओं की स्थिति देहात में खराब है इन परजीवियों की वजह से। ठीक है विपिन भैया, धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगा और आपकी समस्या को निदान भाव। तो माला करो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने एक कार्यक्रम में जो न विशेषज्ञ पधारे हते, पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर BK शर्मा जी, कृषि विभाग से पधारे हते पूर्व कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा जी, आशीष पटेल साहब, सभी जना खा राम राम।